जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, झारखंड में जो है 2012 और 2016 में जो है जेटेट कंडक्ट हुई है। उसके बाद जो है आफ्टर 8 इयर्स के बाद जो है यहाँ पे 2024 में जेटेट कंडक्ट होने जा रही है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि 2012 में जो पेपर हुआ था आपका पेपर 2 में, यानी 6 to 8 का पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स और विज्ञान सेक्शन में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। डिटेल जो है सॉल्व करने वाले हैं, A to Z क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले आपको सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में आप ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जिसका जो है एग्ज़ाम में यूज़ ही नहीं है, यानी हमें वो चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ही के ह्यूज डिमांड पर ये वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आप ही लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि सर प्रीवियस ईयर का सेशन लाइए, तो बिल्कुल आप ही के डिमांड पर जो है ये सेशन लेकर उपस्थित हूँ, और 1 to 5th वाले के लिए भी मैं लाऊँगा। तो इस वीडियो में जो है यहाँ पे मैथ साइंस के पेपर देखने वाले हैं, पेपर 2 का 2012 का। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल में दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी से मिलेगा, आपको देख सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देख सकते हैं इसी पैटर्न का आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भले ही आप किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या लेवल 2 का, दोनों कैंडिडेट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है ये सेशन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो आपका दोनों लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में आना है, और दोनों में सेम ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश भी जो है सेम रहने वाली है, और साथ ही साथ आपका जो CDP सेक्शन है वो भी सेम रहने वाली है। तो 1 to 5th वाले भी, लेवल 1 वाले भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं, हेल्पफुल रहने वाली है। तो बने रहिएगा। देख सकते हैं फर्स्ट आपका ये पद्यांश दिया हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, ऊंचे शिखरों से उतर 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 गिर गिर गिरी के चट्टानों पर कंकर कंकर जो है पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, इस प्रकार का आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? तो अगर यहाँ पे इस पद्यांश को अगर आप देखिएगा तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो मुश्किलों से मुंह मोड़ लेना, मुश्किलों से भागना, मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना, या मुश्किलों को समझना। तो इसमें से उपयुक्त जो है कौन सा संदेश दिया जा रहा है इस पद्यांश में से? तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C, मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना, ये पद्यांश में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वसुंधरा। क्या हो जाएगा? वसुंधरा हो जाएगा। ऑप्शन A करेक्ट होगा। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो गिरीश का संधि विच्छेद यहाँ पूछ लिया है, तो गिरीश का संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी जोड़ इस गिरीश, यानी देखिए आपका ऑप्शन C यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। समास के कितने भेद हैं? देखिए यहाँ पे समास के क्वेश्चंस पूछ लिया है, तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। मुहावरा दिन फिरना का अर्थ क्या होता है? यानी दिन फिरना का अर्थ होता है आपका भाग्य पलटना। ऑप्शन D आपका करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है, क्या है? सृष्टि एक किसी व्यक्ति का नाम है, लखनऊ किसी स्थान का नाम है। तो किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहा जाता है? उससे संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा जो है जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है? तो बुढ़ापा की अगर बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन जो है D आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए ये रहा, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना जो होता है, स्पीकिंग जो होता है, कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? स्थिति के अनुसार अपनी बात को
कह सकना, या अलंकारिक भाषा में का प्रयोग करना, या मधुर वाणी होना, या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना। तो बोलने का सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होता है कि आपका स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, है ना। आपको इसमें सुर ताल की को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आप सिंपली अपने अपने बातों को सामने वाले से पहुंचाना चाहते हैं। तो आपका जो स्पीकिंग होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण वाला होना चाहिए। इस पे हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन आपका डी सबसे अप्रोप्रिएट है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो आपका होगा उसी पे जाना है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को यहाँ पे टिक करना है। देखिए ये सब जो है हिंदी के पेडागोजी सेशन से क्वेश्चन है। अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है, तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, अध्यापिका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक किस तरह काम आता है, साधन के रूप में होता है, साध्य होता है, अनावश्यक होता है, या एकमात्र संसाधन होता है। तो देखिए एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम जो होता है, यानी आपका जो कैरिकुलम होता है, वो एकमात्र साधन तो नहीं होता। सिर्फ जो है भाषा सीखना शिक्षण अगर कर रहे हैं तो सिर्फ जो है पाठ्य पुस्तक से ही नहीं किया जा सकता, एकमात्र तो नहीं है, अनावश्यक भी नहीं होगा ये, है ना। तो ये एक मीडियम का काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज कल जल्दी जैसे अभिकारी शब्द है, तो आज कल जल्दी ये किस तरह के जो है अभिकारी शब्द में आते हैं, तो ये आपका आ जाता है किस तरह के, बताइए। यहाँ क्रिया विशेषण होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, या संज्ञा होगा। तो आज कल जल्दी ये सब क्रिया विशेषण बताता है, क्रिया की विशेषता के बता रहिएगा। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुप्तचर कहते हैं, हितैषी कहते हैं, खंडित कहते हैं, या पाक्षिक कहते हैं। तो उससे कहा जाता है खंडित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया करने वाले को कहते हैं, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, तो क्रिया करने वाले को कहा जाता है कर्ता, यानी काम करना उसको क्या कहेंगे, कर्ता ही करता है। तो यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो एक फिर से गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे गद्यांश पूछ लिया है, पहले पद्यांश था, यहाँ गद्यांश है। तो यहाँ देखिए गद्यांश को, छोटा सा गद्यांश है, इसी से जो है आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में से आंसर को खोजना है। जैसे पूछा है, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य को वह भाव भूमि है, वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। इस प्रकार से है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हालांकि सबसे पहले गद्यांश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को रीड आउट करें और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है रीडिंग करना स्टार्ट करें। साहित्य को क्यों माना गया है, मतलब क्या माना गया है, कठिन तपस्या और महान यज्ञ, या कठिन साधन और तपस्या, या लेखन का महान यज्ञ, या लेखन तपस्या और कठिन साधना। तो इसमें से अगर देखिएगा तो साहित्य के बारे में इसमें बताया गया है कि साहित्य जो होता है वो आपका क्या होता है, कठिन तपस्या और महान यज्ञ के समान होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इस बात को आप यहाँ पे गद्यांश में आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना है। तो देखिए यही है आपका साहित्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, वेट अ मोमेंट, किधर है आपका, इस साइड, हाँ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं। तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आत्म प्रेरणा से होते हैं। जब आप आत्म प्रेरणा आपके पास होगी तभी आप उच्च स्तर के जो है क्रियाकलाप काम को कर पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश से। इंग्लिश से आपको और नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं इंग्लिश में कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द प्रोज केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रोज गिवन है और इसको अच्छे से रीड आउट करना है केयरफुली, देन उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मॉरल ड्यूटीज़। तो अगर आप इस प्रोज को अगर अच्छे से रीड करेंगे
तो आप इजीली जो है यहाँ पे चीज़ों को कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पूछा है इसमें से कौन सा जो है मॉरल ड्यूटीज़ नहीं आता, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आपका हो जाएगा दैट इज़ यहाँ पे दैट इज़ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जो है आपका मॉरल ड्यूटीज़ में नहीं आता, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई शुड आई बी ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई पेरेंट्स, तो इसका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द टू रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर, तो यहाँ पे रिसेप्टिव जो है स्किल्स पूछा है लैंग्वेज का, तो रिसेप्टिव स्किल जो होता है लैंग्वेज का वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है, LS होता है। तो ये स्किल्स को लैंग्वेज के 3 स्किल्स आपको जो है देखिए 4 स्किल्स होता है LSRW। एक होता है आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 जो है लैंग्वेज की स्किल्स होते हैं। तो L और S को यानी आपका लिसनिंग और स्पीकिंग को कहा जाता है रिसेप्टिव स्किल में इसको रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। प्लूरल ऑफ सैंडविच इज, सैंडविच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए सैंडविच लिखा हुआ है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सैंडविच वर्ड जो आपका है, सैंडविच की अगर बात करें तो CH से ये इंड हो रहा है और CH के जस्ट पहले जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, I लगा हुआ है, इसमें ES ऐड हो जाएगा तो आपका सैंडविच हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज आर अंडरलाइन, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वर्ड्स को। तो देख सकते हैं ही सॉ अ पार्किंग स्पेस बिटवीन द 2 कार्स एंड ड्रॉव इनटू इट, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। चलिए जूम कर देता हूँ, इसमें से अंडरलाइन जो लेटर वर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। हालांकि यहाँ पे इस पे छूट गया है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है बिटवीन के नीचे, तो बिटवीन क्या है आपका, तो बिटवीन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एम ऑफ लैंग्वेज इज, लैंग्वेज का एम क्या होता है, तो लैंग्वेज का मेन एम होता है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना यानी संपर्क साधना, ये हमारा मेन एम होता है लैंग्वेज का, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गिव द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड, गुड का सुपरलेटिव डिग्री पूछ लिया है। देखिए एक होता है फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है और थर्ड डिग्री होता है। फर्स्ट डिग्री यानी आपका जो है यहाँ पे गुड हो जाएगा, और थर्ड डिग्री को ही सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से गुड, बेटर, बेस्ट होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो यहाँ गुड का जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज इन पैसिव वॉइस, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस, ये 4 जो गिवन है, तो इसमें से आपको पैसिव फॉर्म में कौन सा है वो आपको पैसिव वॉइस के फॉर्म में ध्यान दीजिएगा। तो पैसिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव जब बनता है तो हमेशा वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा देख सकते हैं, ये होगा कॉफ़ी इज़ ग्रोन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन साउथ अमेरिका। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास जो है 7th and 8 फेस प्रॉब्लम्स मोस्टली रिलेटेड टू, तो क्लास 7th और 8 के स्टूडेंट जो है मोस्टली किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हाइपर एक्टिविटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, या इमोशंस, या लो इंटरेस्ट इन जो है स्टडीज़। तो अकॉर्डिंग टू द, अगर आप यहाँ पे अगर बात करें तो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, तो जो इस एज के जो बच्चे होते हैं इन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है तनाव, और जो है तनाव वाले जो है स्थिति से ये लोग गुजर रहे होते हैं, तो उसमें जो है उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडियम्स ही विजिट मी ऑफ एंड ऑन। देखिए ये सेंटेंस आपको पढ़ना है और इसमें बोला अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन ऑफ एंड ऑन में किया हुआ है। तो ऑफ एंड ऑन का जो है मीनिंग क्या होगा इस इडियम में? तो नेवर मतलब जो होता है कभी नहीं, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ओकेशनली मतलब होता है कभी कभी, ओनली वंस का मतलब होता है सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे ही विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है वो कभी कभी जो है आता है, विजिट करता है। तो यहाँ पे ओकेशनली जो है इसके मीनिंग को डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन विच मेथड इज वर्ड दैट यूज ऑफ टीचिंग? डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या ट्रांसलेशन मेथड? तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया है आपका कि किस मेथड, इन विच मेथड इज वर्ड दैट द यूनिट ऑफ टीचिंग? तो डायरेक्ट मेथड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द मेथड ऑफ टेक्निक यूज फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड क्या होगा? ग्रामर होगा, यूसेज एंड जो है सिनोनिम्स होगा, एबुलेशन होगा या आर्टिफिशियल प्रोसेस होगा? तो देखिए यहाँ पूछ लिया है कि द प्रोसेस एंड द टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट वर्ड आ गया है, तो डिफिकल्ट वर्ड जो है किस में जो है कि इसका टेक्निक किस में जो है, किस टेक्निक में जो है उसको डाला जाता है उस डिफिकल्ट वर्ड को, किस मेथड के थ्रू? तो उसमें यूजेस जो होते हैं और सिनोनिम्स जो होते हैं उस बेसिस पर जो है यहाँ पे उसको जो है यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बाय व्हिच मेथड इज ग्रामर टॉट? ग्रामर को जो है किस मेथड से टॉट किया जाता है, सिखाया जाता है? तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यहाँ पे बेस्ट होगा ग्रामर को सीखने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपके 29 एंड 30 है, ये रीड द पोट्री केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है एक कविता जैसा दिया हुआ है और इस चीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार है। चलिए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि द पोएट डिस्क्राइब हिज आइज एज टू रेडेंटेंट आइज बिकॉज क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा ही कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यू टू द कोल्ड। तो अगर इस आप यहाँ पे पोट्री को पूरी तरह अगर रीड आउट करते तो आप इजीली इस आंसर को कर पाएंगे। नेक्स्ट है आप ऑपोजिट वर्ड ऑफ सोलन इज। सोलन का जो है ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? तो सोलन मतलब क्या होता है? सूजन। सूजन जो होता है फूल जाना होता है, यानी वो बड़ा हो जाना होता है। तो इसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा डिमनिश, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से जो है आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको भी जो है ये रिसेंट एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जेटेट 2024 में भी। चलिए आप सीडीपी के क्वेश्चंस को देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चंस देखिए, यहाँ से आपका 31 से स्टार्ट हो जाएगा। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है, या ये सभी? तो बुद्धि जो है ये सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन का अध्ययन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है, अंतिम कदम क्या कहलाएगा? तो उसको कहलाएगा मूल्यांकन। लास्ट में क्या होता है? पढ़ाने के बाद एवोल्यूशन ही करते हैं, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है? तो देखिए पठन संबंधित विकार है, तो यह जो है आपका मानसिक अवरोधक होता है, यानी ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? तो प्रेरणा यानी आपका जो मोटिवेशन है ये किसकी कला है? तो रुचि पैदा करना ये जो है इसकी कला है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम यानी निम्नतम स्तर है, सबसे न्यूनतम स्तर जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्या होता है? तो वो होता है आपका ज्ञान।
डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है आपका मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन कुछ आपका इस प्रकार है। शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञान अर्जन, अनुभव, मूल्यांकन कार्ड। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक की डायरी। प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या करते हैं, जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ाना है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी पैदा जो है कर सकता है, ये तो इसे भी गलत हो जाएगा। नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, या फिर कक्षा पर नियंत्रण रखता है। तो सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो प्रभावी शिक्षक क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे इनकरेज करने स्टूडेंट को करना होगा, उसके बाद जो है उसके इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी आप उसको पढ़ा पाएंगे। तो ऑप्शन ए आप जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी एवोल्यूशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्यों किया जाता है? तो ये संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करता है कि बच्चा कितना सीख पाया, ये पूरा जो है मूल्यांकन होता है इससे। सजा का उद्देश्य होता है, सजा का उद्देश्य क्या होता है? तो सजा का आपका उद्देश्य होता है गलतियों के बारे में सचेत करना, ताकि वो दोबारा उस गलती को ना करें। तो सजा इसीलिए दी जाती है। एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? तो किससे लिखाना सिखाया जाता है? देखिए स्केच पेन से, चौक से, पेन से या पेंसिल से? तो सबसे पहले बच्चे को जो है चौक से सिखाया जाता है। स्लेट चौक जो है उसका इस्तेमाल करता है बच्चा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किशोर अवस्था यानी टीन एज की उम्र किसके बीच होती है? तो इसके किस उम्र पीरियड को जो है किशोर अवस्था कहा जाता है, टीन एज बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है 13 से 18 ईयर्स के बीच वाले जो वर्ष होते हैं वो आपका टीनेज कहलाते हैं। तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रुचि को बढ़ाने में। देखिए किसी भी पाठ्यक्रम में या किसी भी बुक में जब चित्र साइड में दिया हुआ रहता है, फिगर के साथ जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में भी आती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती है और रुचि भी डेवलप होती है। तो इसलिए जो है यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड हमेशा ध्यान देना होता है। तो देखिए इसमें नहीं वाले यानी जो नहीं है उसको ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो शारीरिक आयु की जांच करना, ये कोई जो है यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना, उससे खेलने देना, या उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना, या फिर उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना। आप क्या करेंगे उस केस में? तो हमें उस समय जो है करना क्या चाहिए, उस विषय पर रोचक क्रियाकलाप से उसको जो है उसको पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन जो है आपका 1 जो है सबसे अप्रोप्रिएट है। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह को बढ़ोतरी होती है? यानी आपका जो है गहन पढ़ाई की बात किया जा रहा है, तो ये आपका जो है सक्रिय एक्टिव होना चाहिए बच्चा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? तो ये आपकी होती है प्रारंभिक किशोरावस्था यानी 14 टू 18 ईयर्स का जो एज पीरियड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है बुनियादी गतिविधियों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी तत्वयुक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर जो है आपका आधारित है संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो एक स्कूल का वातावरण आनंददायी होना चाहिए।
क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? तो जब बच्चा ध्यान नहीं देगा क्लास में तो क्या करना चाहिए? कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, ये अच्छा लग रहा है। उससे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, नहीं ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसे चेतावनी देना, नहीं डांटा नहीं, चेतावनी नहीं दिया जा सकता। उससे पढ़ने को बाध्य करना चाहिए, ये भी सारे नेगेटिव ये जो सेंटेंस है तो ये तो होगा नहीं, आपका 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्ताव को निम्न में से किस रूप से जाना जाता है? तो बर्ताव को जो है एक अभ्यासी या का पुलिंदा कहा जाता है, या प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा कहा जाता है, या तथ्यों का अनावरण कहा जाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में आ जाते हैं। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो कौन सी विधि है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि जो है सबसे अधिकतम प्रयोग जो है विधि, यानी ऐसी विधि है ये जो ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है? तो खराब लिखावट की वजह क्या नहीं है ये पूछा है, तो बुद्धि बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सम्मिलित कक्षा में संवर्ध मूल्य है क्या? तो इसमें आपका जो है सहयोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक पाठ योजना है एक क्या? एक पाठ योजना एक क्या है? विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है औपचारिक क्रियाएं। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो ये जो है आपका प्रेरणा से जो है प्रोत्साहित मिलेगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो अभिजात समूह जो है आपके तैयार होते हैं प्रारंभिक बचपन से ही, यानी इनिशियल जो होता है चाइल्डहुड, उस समय ही जो है ये अभिजात समूह तैयार हो जाते हैं, यानी ग्रुप बनाना बच्चा स्टार्ट कर देता है। संपूर्ण समूह परियोजना कार्य मदद करता है। तो समूह परियोजना जो कार्य होता है वो क्या मदद करता है? वो मदद करता है आपका सहयोग, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान को विकसित करने में। तो ये फ़ायदा है समूह परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क, यानी एक साथ ग्रुप वर्क करने का यही फ़ायदा है कि बच्चा आपस में एक दूसरे का सहयोग करेगा, सहयोग की भावना उसमें उत्पन्न होगी, समस्या समाधान वो अच्छे से कर पाएगा, विवेचनात्मक सोच उसमें आएगी। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं मैथ्स और साइंस से। मैथ और साइंस से यहाँ से जो है आपके दोनों मिला के 60 क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के जेटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने का आम तरीका क्या है? तो जल को आमतौर पर जो है पानी को प्यूरिफाई किया जा सकता है किस तरह से? सल्फर मिलाकर, ब्रोमीन मिलाकर, क्लोरीन मिलाकर, या आर्सेनिक मिलाकर? तो बिल्कुल क्लोरीन मिलाकर जो है किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखिए चारों ऑप्शन को आपको ठीक से पढ़ना होगा और उसमें से सबसे जो उपयुक्त होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु भरना, ये तो नेगेटिव है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। विषय वस्तु को भरना ये काम नहीं है। बच्चों को जिज्ञासा को दबाना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, और जो है दबाना ये सब जो है नेगेटिव वर्ड होता है। तथ्यात्मक विषय वस्तु से बच्चों को अतिभारित करना, तो यानी तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल चीज़ों से बच्चों को दूर करना, ये भी गलत चीज़ है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को जो स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदद करना है, इंडिपेंडेंट तरीके से बच्चा सीखेगा, तो ये तरीका बेस्ट है। किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है? तो देखिए ध्वनि जो है आपका शून्य से यानी निर्वात में जो है नहीं गमन करती है। तो ऑप्शन डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि को जो है प्रसारित करने में उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। पौधे में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? उसको क्या कहता है? ऑटोट्रॉपिक पोषण बोलते हैं। जो खुद जो है जो फूड को प्रिपेयर करते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक पोषण, यानी पौधे स्वयं पोषण करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक पोषण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मनुष्य द्वारा जो है किसका दूध नहीं पिया जाता है? हाथी का, गाय का, बकरी का या ऊँट का? तो अगर देखा जाए तो इसमें से आपका जो है हाथी का दूध नहीं पिया जाता है। बाकी जो है बच्चों को गाय का भी दूध पिलाया जाता है, बकरी का भी पिलाया जा सकता है, ऊँट का भी पिलाया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए। तो किस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए? तो इसमें आपका जो है सुलभ और पूछताछ आधारित जो है शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधे या प्राणी को अपने परिवेश में रखने को समर्थ बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अनुकूलन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वन किन का एक स्रोत है? तो वन जो होता है, फॉरेस्ट जो है, किसका स्रोत है? तो फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये आपका सोर्स हो जाएगा इमारती लकड़ी और औषधियों और पौधे का। यही सब जो है वन में हमें मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 69, देख सकते हैं। एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रक्रियाओं और कौशल को विकसित करेगा? तो ये आपको जो है यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो आपका हो जाएगा 2, जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता? तो ये आपका जो है नहीं होता सिल्क। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हमारे शरीर में विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? यानी जो हमारे बॉडी में ग्रोथ करना है या फिर बॉडी को मरम्मत करना है तो उसके लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए। तो ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। टॉर्च बल्ब एक है, टॉर्च बल्ब क्या है एक? तो टॉर्च बल्ब एक है आपका, यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु है, ये एक लुमिनेंस ऑब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य का एक रूप सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन खाद्य का एक संगठक नहीं है? संगठक पूछा है, कौन सा खाने का खाद्य का नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटोजोआ या वसा? तो ये प्रोटोजोआ नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है, जल में कौन सा चीज़ घुल जाएगा पूर्ण रूप से? तो चौक पाउडर, पत्थर, बालू या चीनी? तो पूर्णतः घुलनशील पदार्थ अगर देखा जाए तो चीनी है। चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, क्या हो जाते हैं? तो पोषक तत्वों की अगर कमी रहेगी बॉडी में लंबे समय तक तो क्या होगी? मानसिक रोग होगा, थकावट व तनाव होगा, उत्तम मन, हुष्ट पुष्ट स्वास्थ्य रहेगा या अल्पता रोग होगा? तो ऐसा अगर होगा तो हमें अल्पता रोग आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो सबसे उपयोगी चीज़ होता है तो वो आपका हो जाएगा स्विच। स्विच ही जो है ऑन ऑफ इसी से होता है। तो ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। घर्षण बल हमेशा लगता है, घर्षण बल कैसे कैसे लगता है? तो घर्षण बल जो आपका लगता है गति की दिशा के विपरीत ऑपोजिट लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ जो है अधिगम का सार भाग क्या है? तो इसके ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं या प्रत्येक चीज़ के विषय में अंतर्निहित वाद विवाद करना, असंगत और तर्कात्मक होना या जो सत्य है उनके बारे में विश्वास और निष्ठा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन अगर बात करें तो ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता है, तो इसकी बात करें तो एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विद्युत करंट कंडक्टरों के द्वारा प्रवाहित होता है। विद्युत कंडक्टर कौन सा है, तो विद्युत कंडक्टर इसमें बोला है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसको कंडक्टर बोलेंगे। तो चांदी, कांच, हवा या प्लास्टिक। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे पूछा है कि कंडक्टर कौन सा हो सकता है, तो चांदी हो सकता है। बाकी इसमें करंट आएगा, बाकी सब में करंट नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंथर किसका एक भाग है। एंथर जो होता है फूल में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है, फ्लावर का एक पार्ट होता है। तो ये पिस्टिल होता है, स्टेमन होता है, स्टिग्मा होता है या पेडिसेल होता है। तो यहाँ पे एंथर जो है आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टेमन। स्टेमन का भाग होता है। पौधे और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते वे एक वातावरण में रहते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है अनुकूलन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वातापेक्षी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है। तो ग्लूकोज का टूटना जो है किसकी प्रेजेंस में हो पाता है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो पाता है। मनुष्य में हनस्थि को क्या कहा जाता है, तो मनुष्य में हनस्थि को कहा जाता है आपका मेडिबल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौधे की स्थानिक प्रजातियां क्या है, तो पौधे की स्थानिक प्रजातियां जो है वो है आपका पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है, तो वायु का जो है प्रमुख प्रदूषक क्या है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका जो बी, ये जो आपका मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं। परभासी बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं या आंशिक अपारदर्शी बोलते हैं। तो कंप्लीट विजिबल हो पाता है मतलब वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और वे ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देते, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म होती है, यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भोजमूल कौन से हैं, भोजमूल मतलब इसमें से कौन से खाने जो होते हैं, मूल होते हैं। तो मूली, गाजर, आलू, अदरक, टमाटर, बैंगन या पुदीना या पालक। तो ये भोजमूल में मूली और गाजर आ जाता है। कंपास, एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में इंकित होती है। तो कंपास की जो ये नीडल होती है वो किस दिशा में रहती है, तो ये आपका दक्षिण दिशा में रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैथ्स का जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका 10 मीटर 50 जो है 5 मीटर और 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी हुई है। उसके जल को जो है ध्यान से देखिए एक दूसरे टंकी में डाला जाता है, ठीक है। तो जिसका आधार एक वर्ग है, उसका जो आधार है वो वर्ग शेप का है, यानी उसका जो बेस है वो वर्ग शेप का है। तो उसकी भुजाएं 5 मीटर है। तो जल की गहराई यहाँ पूछ लिया गया है। तो इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे टंकी है तो LBH इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। और यहाँ पे आपका बेस जो है वर्ग का बना हुआ है, तो इसकी गहराई पूछ लिया है। तो इसको निकाल सकते हैं 10 × 5 × 2 करके, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इस वर्ग के स्क्वायर से, यानी इसके 5 मीटर इसका भुजा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यानी 4 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है।
तो सममित रेखाएं की पूछ लिया है। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो एक वर्ग में जो है आपकी 4 सममित रेखाएं होती है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं जो है होती है बराबर होती है। और ऐसे में जो है सममित रेखाएं की बात करें, सिमेट्रिकल लाइन की अगर बात करें, तो इसमें 4 जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जा सकती है? तो ऋणात्मक दिशा में वो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। जैसे एक नंबर लाइन होता है, तो नंबर लाइन में जो होता है, जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर जो कि अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर जो होते हैं, नेगेटिव जो है यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 अंकीय संख्या जो है 4768 में 7 का स्थान क्या है? तो 7 का इंसान यानी प्लेस वैल्यू पूछ लिया है, तो 7 जो है यहाँ पे 100 प्लेस पे है, सैकड़ा, यानी ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछ लिया, देख सकते हैं आपका, एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है और 35% महिला है, तो बच्चों का प्रतिशत बताइए। तो एक कोई शहर है, तो शहर में जितने भी लोग रह रहे होंगे 100% रह रहे होंगे, और इस 100% में से जो है 28% आपके मेल है और फिर जो है 35% फीमेल है। तो मेल और फीमेल को प्लस कर देंगे, इसके परसेंटेज को 100% से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं 100 माइनस 28 प्लस 35 कर देंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर इसको इसके साथ घटा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ जो है आपका डी 37%। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 84 है, तो तीसरा कोण पूछ लिया है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम जो है 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो 2 भुजाएं यहाँ पर दिया हुआ है, एक 60 डिग्री है मान लेते हैं और एक 84 डिग्री है। तो तीसरा क्या होगा? तो इन दोनों को प्लस कीजिए और इससे घटा दीजिए। तो 60 प्लस 84 मिलके क्या बन जाएगा आपका? 144। तो 144 यानी 180 में से 144 माइनस करें तो आंसर कुछ आपका आ जाएगा 36। यहाँ पे देख सकते हैं 36 जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता 36 डिग्री। ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, हालांकि इसमें रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं, इसमें जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट बोल सकते हैं, इसमें से कोई नहीं। एक पूरे सही आंसर आपका होता 36 डिग्री। गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है? तो गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य जो है देख सकते हैं बच्चों को सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यही जो है आपका गणितीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है गणित। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है? तो 8 कक्षा के बच्चों को अगर आप गणित पढ़ाना चाहेंगे तो उपयुक्त विधि कौन सा आप यूज़ करेंगे? तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो मेथड होगा गणित पढ़ाने का वो होगा प्रेरणिक और निगमनिक विधि, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका है, एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी परिमिति क्या होगी? परिमिति मतलब पेरीमीटर क्या होगा? तो वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो आपका यहाँ पे 4 इंटू 25 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं? तो दैनिक जीवन में हम लोग जो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या ये सभी। तो दैनिक जीवन की अगर बात करें तो हम लोग जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं कौन से जो है प्रणाली का दैनिक जीवन में? तो आपका जो है डेसिमल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। बाइनरी संख्या देखिए यहाँ पे एक जो है आपका दिया हुआ है 1111 दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रणाली में क्या लिखा जा सकता है? इसको 15 लिखा जा सकता है। निम्नलिखित में किस संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य होगा? तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या होगा जिसमें आप 7 जोड़ देंगे तो 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा?
तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है दोस्तों, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में साथ साथ जोड़ के आप देखिएगा तो आपको इजीली जो है यहाँ पे कर पाइएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 2006 है, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो आपका 2013 आ जा रहा है। 2013 आपका 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना आएगा। तो देखिए एक पात्र है, एक कोई बेसल्स है जिसमें कुछ जो है लिक्विड चीज़ें भरी गई है। तो देख रहे हैं 3/10 भाग, यानी हम मान लेते हैं कि कुल जो है उसका पात्र में जो लिक्विड है वो 10 है, उसमें से 3 जो है पार्ट जो है भाग जो है उसमें भरा हुआ है, और वही चीज़ जो है 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 यूनिट 24 का को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने को करेगा, तो इसका 8 गुना हो जाएगा। तो इसी तरह अगर पूछेगा पात्र में कितना लीटर है तो वो 10 ना होके उसका ये जो है 8 गुना हो जाएगा, यानी 80 लीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्यनीति है। तो सुधारात्मक कार्यनीति इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो इसकी अगर बात करें तो आपका सरलतर, देखिए ध्यान से ऑप्शन बी, सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भिन्न 284 डिवाइडेड बाय 355 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ लिया है। तो इसको अगर ध्यान दीजिएगा, इसको हमको डिवाइड करके आंसर लिखना है, इसका किस टेबल से ये कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 71 से अगर डिवाइड कर देते हैं दोनों नंबर को तो ये कट जाएगा और ये आपका 4/5 आंसर आ जाएगा। 12 क्रिकेट बैट का मूल्य 285 रुपीज़ है, तो 190 रुपीज़ में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं। तो इसको कुछ आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए आपका 12 क्रिकेट बैट का प्राइस 285 रुपीज़ है, तो एक क्रिकेट बैट का कितना हो जाएगा, 285 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा। और इसी तरह बोल दिया है तो एक का प्राइस कितना निकल के आएगा, इसको अगर आप पूरे कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कुछ आपका आएगा इस तरह आएगा, 23.75 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। यानी एक बैट का प्राइस इतना आ रहा है 23.75 रुपीज़। तो इसी तरह 190, ध्यान दीजिएगा क्लीन कर लेते हैं, 190 रुपीज़ में कितने बैट आएंगे, तो 190 रुपीज़ में कितने बैट आएंगे, एक बैट का प्राइस 23.75 रुपीज़ है। तो आपस में इसको डिवाइड करेंगे, इसको पूरा इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर में 100 लिखेंगे, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा 8, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका √5 + √3 इंटू √5 माइनस √3 का मान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक आइडेंटिटी होता है a + b इंटू a - b, जो होता है a² - b²। तो इसी तरह आपका √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो यानी 5 - 3 यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2 कहाँ पे है, ऑप्शन 2 का किस ऑप्शन में है, तो बी में है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए सिंप्लीफाई से क्वेश्चन पूछा गया, और सिंप्लीफाई बहुत आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई कुछ इस प्रकार कर सकते थे, जैसे यहाँ 12/15 दिया हुआ है, तो ये आपका 12/15 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 4/5 आ रहा है। और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को देखिएगा तो सब में 25 हाईएस्ट है, तो इसको भी बराबर कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20/25 + 17/25 + 19/25। तो यहाँ पे पूरे कैलकुलेट कीजिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 25 और इससे ऊपर सबका प्लस कर दीजिए, 20 + 17 + 19 कर दीजिए। तो
तो इस प्रकार अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे आंसर जो है आपका आ जाएगा, दैट इज़ जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 42:32 दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों नंबर जो है किस टेबल में डिवाइड होगा, तो इसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको आप यहाँ पे इजीली कट कर लेंगे। इसको आप छोटे टेबल से भी कट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कट कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे 2 से ही कट कर लीजिए, 21 और ये जो है 16 टाइम में। फिर ये फर्दर और कट कीजिए। इसको अगर आप कट कीजिएगा तो ये आप किस टेबल में कटेगा, ध्यान दीजिए। तो ये और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत सारा बैठा हुआ है, तो आपका सही आंसर वही होता 21:16 और ये फर्दर और किसी टेबल में नहीं कटता, तो यही आंसर होता। एक वृत्त का व्यास डैश जीवा होता है। तो एक वृत्त होता है दोस्तों, एक सर्कल होता है और जो है उसका व्यास मतलब जिसको डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से होके पास होती है, और ये आपका जीवा होता है। ये जो जीवाएँ होती है, ऐसे ऐसे जीवाएँ होती है, तो ये सबसे लंबी जीवा को ही क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा को ही जो है डायमीटर बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 350 रुपीज़ का 2% 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो वेरी आसान क्वेश्चन है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो P आपका यहाँ पे दिया हुआ है, P आपका है 350 रुपीज़ और समय 2 वर्ष का है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ 4% डिवाइडेड बाई 1। इसको आप यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा। इस तरह से इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 28। ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे प्रति घंटा की दर से तय करता है और अगला 60 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यानी एवरेज जो है स्पीड यहाँ पे आपको निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज जो आपका स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका जो होता है 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका एवरेज स्पीड इससे आपका निकल जाएगा। यानी आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड को देखिए टोटल ये कर लीजिए। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे टोटल स्पीड को यहाँ पे देखिए और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 24 किलोमीटर और यहाँ पे है आपका यहाँ पे 60 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए, 60 प्लस 24 और इसका जो है आपका टोटल जो है यहाँ पे, फिर आप इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी आप निकाल सकते हैं। तो यही जो है आपको शॉर्ट में बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर यानी 84 किलोमीटर। और टोटल टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। देखिए 24 किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस है और 4 किलोमीटर पर आवर इसका जो है स्पीड है। तो टाइम इसका डिवाइड कर दीजिएगा 24 बाई 4 से, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 आवर्स यहाँ पे निकल के आएगा और यहाँ ऑलरेडी 6 आवर्स दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका अगर कैलकुलेट कीजिएगा 84/12 तो कट करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 जो है आपका किलोमीटर पर आवर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, बहुत आसान है ये भी। 2 के पावर में 5 है इंटू 7 के पावर में 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाता है। तो 2 के पावर में 5 प्लस 7, तो 2 के पावर में तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अगर आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 2 के पावर में 12 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन को देख पाएंगे, यहाँ पे दिया है यदि
यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। x इक्वल टू 3 है तो 8x 9x और 3x को एक साथ जोड़ने पर क्या आएगा? तो पहले आप जोड़ लीजिए। 8x प्लस 9x मिलके क्या बनाएगा? 17x। 17x प्लस 3 20x और x का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 20 इंटू 3 इट विल बी 60। तो 60 यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक डेटा जो है समूह के एक निरूपक मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका क्या है? तो अधिकतम, न्यूनतम, औसत या सभी मानों का योग। तो सबसे आसान तरीका है सभी मानों का योग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को योगफल जो है 8 है और यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या का मान 54 जो है अधिक हो जाता है, तो संख्या क्या होगा? तो देखिए मैं इसको आपको शॉर्टकट वे में इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसको आप 11a प्लस माइनस b बाई 2 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे कीजिएगा। तो 11 इंटू ए जो है आपका योगफल का वैल्यू यहाँ पे देना है, योगफल जो दिया हुआ है जो कि आपका 8 है। और यहाँ जब अधिक बोलेगा तो हम यहाँ आप माइनस का साइन यूज़ कीजिएगा और अगर यहाँ कम बोलता तो आप प्लस का साइन यूज़ करते। तो यहाँ b का वैल्यू 54 हो जाता और डिवाइडेड बाई 2। तो 11 इंटू 8 88 आ जाएगा माइनस 54 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 88 माइनस 54 कीजिए, 88 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। तो इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 34/2 यानी आपका 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपका, डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख पाएंगे, यदि x इक्वल टू 5 है तो 3x प्लस 2x का मान क्या होगा? तो ये भी आसान है, 3x प्लस 2x मिलके 5x बना और x का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 इंटू 5 25। तो ऑप्शन जो है आपका देख सकते हैं फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 196 वर्ग सेंटीमीटर है तो यदि उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है L इंटू बी बराबर हो जाता है 196, जिसमें से लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है 14 दी हुई है, तो ब्रेथ पूछ लिया है तो जस्ट इससे डिवाइड कर दीजिए। 196 डिवाइडेड बाई 14 कीजिए, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 14 आ जाएगा। तो 14 देखिए किस ऑप्शन में है? 14 देखिए किस ऑप्शन में है? 14 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 14 होना चाहिए जो कि 24 दिया हुआ है। तो 14 इसका करेक्ट आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे देख पाएंगे आपका है, अनिमेश जो है एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उससे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? तो देखिए मान लेते हैं कि जो आपका अंकित मूल्य है यानी MP जो है, मार्क प्राइस जो है 100% है, 100 रुपीज़ है। अब उस पर 20% का छूट देता है, छूट पर ख़रीदता है, यानी 100 पर 20% का छूट पे ख़रीदेगा तो यानी 80 रुपीज़ में ख़रीदेगा। ये आपका CP इसको हो गया। आप इस पे जो है, इस CP पे जो है वो 20% अधिक मूल्य पर उसको बेच देता है, मतलब 80 रुपये का सामान को 20% अधिक पर बेचेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, 120 रुपये में उसको बेच रहा है, यानी आपका ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो CP 80 रुपीज़, SP 120, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 40 रुपये का। 40 रुपये का प्रॉफिट कितने में हुआ? आपका 80 पे हुआ। तो 100 पे कितने का? तो इस तरह से इसको कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो ये आपको निकालिएगा तो ये 50% आपका आ जाएगा। तो 50% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए ए एक काम को 6 मिनट में पूरा कर सकता है, बी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और सी काम को 15 दिनों में पूरा करेगा। तो वो सब जो है साथ में काम को करते हैं और जो है उन्हें जो है 300 रुपये कमाते हैं एक दिन में। तो 2 दिन में वो कितना जो है अर्न करेंगे, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए जो है किसी काम को, उस काम को 6 दिन में कर लेता है, बी जो है उसी काम को 10 दिन में कर लेता है और सी जो है उसी काम को जो है 15 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल क्या निकालेंगे,
वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल के। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क आ गया 60। तो ए जो है एक दिन में कितना एफिशिएंसी से काम करता है, कितनी इसकी क्षमता है एक दिन में काम करने की, तो जस्ट 60, ये 60 टोटल वर्क है और ये 6 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, जस्ट इससे डिवाइड कर दीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 10 हो जाएगा। तो यानी इसको इसकी काम करने की जो क्षमता है 10 यूनिट है एक दिन में। इसकी बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, ये 10 दिन काम करता है, टोटल काम 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यही जो है 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 10, 6, 4, यानी टोटल इफिशिएंसी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, तो ये कर पा रहे हैं 20, यानी 20 यूनिट काम ये एक दिन में कर पा रहे हैं। और यही 20 यूनिट काम जो है, ध्यान दीजिएगा,